हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक नया टॉपिक सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर मैं के शुक्ला आज आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूं। सतत आवेश वितरण का मतलब है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर पढ़ा था 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के बीच ही एप्लीकेबल होता है। अगर आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो या किसी पृष्ठ पर हो या किसी आयतन में हो, 3D में हो, तो उस कंडीशन में आप कूलाम के नियम को डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो आइए हेडिंग लेते हैं, सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हमारा टॉपिक है। हमने कूलाम के नियम से किसी बिंदु आवेश, अगर क्यू आवेश है स्रोत आवेश, तो इसके कारण r दूरी पर हमने यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी = 1/4πε0 Q/r²। याद होगा आपको। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण थी। अब आज हमारा जो केस है वो आवेश बिंदु के रूप में ना होकर के आवेश किसी रेखा पर, किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन के भीतर एक समान रूप से वितरित है। तब हम बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, इन किसी भी प्रकार का वितरण हो, चाहे वो रेखा पर हो, चाहे पृष्ठ पर हो या आयतन में हो, तो अगर क्यू आवेश मान लिया, इनमें से किसी भी स्थिति में आवेश वितरित है, तो उसमें से आप dq आवेश के कारण, dq एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं, तो सबसे पहले उस dq आवेश के कारण हम जो भी हमारा निर्धारित बिंदु होता है वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और उसके बाद फिर उसको हम, अगर पूरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसके लिए फिर हम उसको समाकलन कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आवेश का वितरण किसी भी प्रकार से हो, तो अगर उसमें एक छोटा सा अवयव dq आवेश होगा, तो सबसे पहले dq आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कि आवेश के एक सूक्ष्म अवयव कह लीजिए, स्मॉल एलिमेंट कह सकते हैं आप इसे। स्मॉल एलिमेंट, छोटा अवयव है तो इस पर आवेश भी कमी होगा, dq मान लिया हमने। आवेश के एक सूक्ष्म अवयव dq आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको dE लिख देंगे आप। dE इसलिए कर दिया है क्योंकि छोटे आवेश के कारण है dq। अच्छा, dq स्मॉल इसलिए लिया है कि चूंकि कूलाम का नियम हमें लगाना है, तो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो dq जब हम बहुत स्मॉल ले लेंगे, बहुत कम आवेश ले लेंगे, तो वो भी एक बिंदु के रूप में ही कंसीडर होगा। तो dq आवेश एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने माना है कि जो भी आवेश का वितरण है वो वायु में है, तो ε0 है, और ये हो जाएगा आपका dq/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता d हमने लिखा है, स्मॉल है dq के कारण, इसलिए d लिखा है। बाकी जब आप कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे। इसी को अगर आप चाहें तो सदिश में भी लिख सकते हो आप। सदिश में, तो सदिश में ये चीज हो जाएगी आपकी d = वेक्टर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 1/4πε0 dq/r²। आप इस तरह कर सकते हो। इसी में आप r और लगा देंगे, क्योंकि ये सदिश में लिखा है आपने, तो परिमाण है, r जो है इसकी दिशा है। तो इस प्रकार आप सदिश में लिख सकते हैं। और अगर संपूर्ण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, संपूर्ण आवेश के कारण, तो फिर इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं।
संपूर्ण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बस इसी का समाकलन कर देना होता है आपको, इंटीग्रेशन बिटवीन दी प्रॉपर लिमिट्स। आप ई कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रल आप कर दोगे डीई, ये कर दिया हमने, और डीई की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dq/r²। तो ये, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो आप, और ये जो लास्ट में हमने लिखा है इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो आता है वो E = है 1/4πε0, इंटीग्रल के अंदर, समाकलन के भीतर है dq/r²। अब देखिए आवेश का वितरण हम 3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब वो कौन से 3 तरीके हैं उनको गौर करते हैं। तो देखिए पहला है आवेश का वितरण, यहां लिखा जाता है आवेश का रेखीय वितरण। आवेश का रेखीय वितरण, रेखीय वितरण का मतलब है कि आवेश जो है किसी लाइन पर वितरित है, एक रेखा पर वितरित है आवेश। अब चाहे वो सीधी रेखा हो चाहे वक्र रेखा हो, कैसा भी आप चित्र बना सकते हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार हमने ले लिया, ये आवेश का वितरण एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब बिल्कुल इक्वली, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल चार्ज हो। तो इस प्रकार आवेश का वितरण एक रेखा पर है, सीधी भी हो सकती है, वक्र रेखा भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा सा एक एलिमेंट लेना होता है ये। अब चूंकि रेखा पर आवेश का वितरण है तो इस एलिमेंट को हम डीएल कह देंगे। डीएल स्मॉल लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है, लंबाई है उसकी, और इस पर आवेश की जो मात्रा है उसको हमने मान लिया है कि वो डीक्यू आवेश है, डीक्यू आवेश। तो इस डीक्यू आवेश के कारण आपको इस बिंदु पर, ये हमने पी मान लिया है आर दूरी पर, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालनी होती है। तो उस डीक्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समीकरण नंबर 3 में हमने पढ़ा था। तो बस इसी 3 को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, आवेश का रेखीय वितरण, जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, रेखीय घनत्व क्या है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से लिखते हैं। तो अगर आवेश का रेखीय घनत्व हम यहाँ पे निकालते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा Q/L। ये आवेश का रेखीय घनत्व है लैम्डा। और परिभाषा हमने कैसे दिया है, लंबाई को अगर हम 1 कर दें एकांक, तो ये जो आवेश होगा यही आपका रेखीय घनत्व है। तो किसी रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब आप देखिए Q/L है, Q एक समान होना चाहिए, लैम्डा एक समान होना चाहिए। लैम्डा एक समान तब होगा जब आवेश का वितरण एक समान है, यानी जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय घनत्व है, ये हमेशा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब आवेश का वितरण एक समान है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने डीएल लंबाई पर डीक्यू आवेश लिया है, तो आप इसी को dq/dl भी लिख सकते हो। भाई छोटा आवेश बटे छोटी दूरी, बड़ी दूरी बट, और ये बड़ा आवेश, तो बड़ा आवेश बटे बड़ी दूरी, छोटा आवेश बटे छोटी दूरी। तो डेंसिटी जो है लैम्डा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका यूनिट निकालते हो तो कूलाम हो जाएगा, नीचे मीटर हो जाएगा, तो कूलाम प्रति मीटर ये लैम्डा की यूनिट है एसआई में, कूलाम प्रति मीटर। अब यहां से अगर आप डीक्यू की वैल्यू निकालते हो तो डीक्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डीएल। तो बस यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो आपको रेखीय वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल जाएगा। कर लीजिए समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में आप रखोगे तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, इंटीग्रेशन के बाहर है, डीक्यू की जगह आप लिख सकते हो लैम्डा dl/r²। बस, और अगर वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ r कैप आ जाएगा। तो बस ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप 4 कह सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर रेखीय वितरण के कारण, आवेश का रेखीय वितरण है, किसी रेखा पर है, वक्र रेखा, सीधी रेखा,
और उससे उसके एक छोटे अवयव से r दूरी पर वैद्युत की तीव्रता पहले हमने निकाली, वो ये आई, और फिर पूरे रेखीय वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। समझ गए? चलिए, इसके बाद दूसरा वितरण है फिर इसमें आवेश का पृष्ठीय वितरण। ये है आवेश का पृष्ठीय वितरण। पृष्ठीय मतलब इस बार पृष्ठ पर आवेश होगा, तो पृष्ठ जो है वो 2D है। रेखा जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वो 1 डायमेंशन था, इसको आप कह सकते हैं ये 1 डायमेंशन में आवेश का वितरण था। ये जो है आवेश का वितरण पृष्ठीय है तो 2D होगा, 2 डायमेंशन होगा। इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होगी। तो आइए इसका चित्र देख लेते हैं। इसका चित्र इस तरह ले लेते हैं। मान लिया ये एक आपने इस तरह का एक पृष्ठ ले लिया है ये, और इस पर आवेश का वितरण इस प्रकार एक समान रूप से वितरित है। ये इसका पूरा क्षेत्रफल A मान लेते हैं, A क्षेत्रफल है ये। इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से है। तो अब इस पूरे के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते, तो फिर वही एक छोटा सा इसके अंदर एक छोटा एलिमेंट ले लीजिए, एक छोटा अवयव ले लेंगे आप इस तरह का, ये ठीक है। एक छोटा अवयव आप इस तरह का ले लेंगे ये, और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए dA। इसका क्षेत्रफल हमने dA ले लिया है। तो आप इस dA से एक बिंदु P यहां ले लीजिए r दूरी पर, तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस dA पर आवेश हमने ले लिया है dq। तो चूंकि आवेश इस बार पृष्ठ पर वितरण है, तो फिर आपको एक दूसरी परिभाषा बता दूं। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, स्मॉल सिग्मा। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह से बताया आवेश का वितरण। रेखीय था पहला, दूसरा अब आपका पृष्ठीय वितरण है। चलिए ये हो गया, पहला तो हो गया है। दूसरे आइए दूसरा कंसंट्रेट करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो आप ये लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि टोटल आवेश Q है और पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इस तरह लिख सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा जो अवयव लिया है आपने, उसका क्षेत्रफल अगर dA है और उस पर आवेश dQ है, तो आप उसको dQ अपॉन dA भी लिख सकते हो। परिभाषा सिग्मा की कैसे देंगे अभी बताया आपको। परिभाषा है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल एकांक कर दें तो सिग्मा इज इक्वल टू Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बस फिर वापस आप समीकरण नंबर यहां से dQ की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dQ हो जाएगा सिग्मा dA, ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह लेंगे। तो बस समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर 3 जो है वो हमारा जनरल फॉर्मूला था, एक व्यापक सूत्र था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ अपॉन r स्क्वायर था, तो dQ की जगह हो जाएगा सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। तो ये बात आई समझ में, बहुत ही आसान है। एक सिंगल फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ अपॉन r स्क्वायर। dQ की वैल्यू पहले केस में हमने लैम्डा dl रखी और दूसरे केस में हमने सिग्मा dA रखी। ठीक है, बिगाड़ दें इसे। इसके बाद फिर एक तीसरा केस और भी आता है, तीसरा एक और वितरण आता है जिसको हम कहते हैं आवेश का आयतन वितरण। आवेश का आयतन वितरण, आयतन वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यही है कि इन सभी केसेस में आवेश का वितरण एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो रेखा पर हो, चाहे वो पृष्ठ पर हो, या चाहे वो आयतन में हो, वॉल्यूम में हो। तीनों केसेस में एक ही होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, आयतन वितरण का भी वही सिमिलर फॉर्मूला है। अब इसमें हम पृष्ठ का आयतन घनत्व कह देंगे। चित्र बना लेता हूं, ये चित्र आयतन का 3D में आ जाएगा। तो देख लीजिए 3D में इस तरह का चित्र बनेगा। ये हमने एक घनाकार बना दिया है, एक घन बना दिया है।
गोला बना सकते हैं कुछ भी 3D में, और इसमें आवेश का वितरण एक समान रूप से इस तरह कर दिया है। ये आवेश पूरे आयतन में इस बार वितरित है, ये प्लस आवेश दिखा रहा हूं मैं, ये प्लस आवेश पूरे आयतन में, V आयतन मान लेते हैं इसका टोटल, तो V आयतन में आवेश का वितरण है। तो अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि इस पूरे आयतन के लिए हम कूलाम के नियम को नहीं लगा सकते, तो क्या करना होता है कि एक छोटा सा आयतन हमने मान लिया इसका dV, और इस पर जो आवेश है वो है dq। तो इसके कारण हम किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। पहले छोटे आवेश के कारण, जैसा कि भी इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां पर आवेश का आयतन घनत्व हो जाएगा, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व रो इज इक्वल टू, रो से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन V, V आयतन है, और या इसी को आप लिख सकते हो dQ अपॉन dV, इसको लिख सकते हो dQ अपॉन dV, तो ये हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, कूलाम इसका मात्रक है और नीचे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो एक बार रो का मात्रक फिर से देखिए, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, तो इसमें से dQ की वैल्यू जब आप निकालोगे तो dQ इक्वल टू हो जाएगा रो dV, इसको इक्वेशन नंबर हमने 8 कह दिया, और बस यही इक्वेशन नंबर 8 को आप उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 में आप रख दोगे तो ये आ जाएगा। लगभग देखा जाए तो सभी के फॉर्मूले सिमिलर हैं, समीकरण 3 से फिर से आपको वही dQ की वैल्यू रखनी है, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dQ अपॉन r स्क्वायर है, ये हो जाएगा रो dV अपॉन r स्क्वायर। बाकी वेक्टर में अगर आप लिखना चाहते हो तो वेक्टर लगाएंगे, तो यहाँ r कैप कर देंगे, तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 9। मतलब कहने का ये कि किसी भी आवेश के वितरण में हमको सबसे पहले एक छोटा अवयव लेना होता है, जिस पर हम आवेश dQ मान लेते हैं। अगर वो रेखीय वितरण में है तो उसकी लंबाई को dl मान लेते हैं, dx मान लेंगे जैसी परिस्थिति होगी। और उसके बाद अगर वो पृष्ठीय वितरण में आवेश है, आवेश का वितरण पृष्ठ पर है, सरफेस पे है, तो फिर आपको उसमें dA छोटा सा एक क्षेत्रफल लेना होता है। छोटा क्षेत्रफल लेने का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो केवल यही है कि उसे हम बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करें, और उसके बाद हम उसको कूलाम के नियम में रख सकें, कूलाम के नियम का हम वहां उपयोग कर सकें, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये समझ गए, फॉर्मूले यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट थे। हमने 3 प्रकार के यहाँ पर आवेश घनत्व आपको पढ़ाए। पहला, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा होता है, परिभाषा मैंने बताई आपको, किसी रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। फिर दूसरा हमने पृष्ठीय घनत्व पढ़ा, आवेश का सिग्मा कहते हैं, परिभाषा देंगे आप, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा आवेश का आयतन घनत्व, तो आप कहेंगे किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो पहला फॉर्मूला था आवेश बटे लंबाई, लैम्डा होता है, दूसरा था आवेश बटे क्षेत्रफल, सिग्मा होता है, और तीसरा था आवेश बटे आयतन, रो होता है। बहुत आसान है। आइए इसके बाद कुछ इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात कि कहाँ कैसे किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको हमने पहला एक एग्जाम्पल देखे, हमने ये माना कि क्वेश्चन देखते हैं, हमने माना कि ये एक वलय है, एक रिंग है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a हमने मान लिया है, ये इसका सेंटर है वो, और ये रिंग की अक्ष कहलाती है। अक्ष पर हमें एक बिंदु हमने ले लिया है P, और इसी बिंदु पर आपको इस आवेशित रिंग का मतलब है कि इस रिंग पर आवेश का वितरण एक समान है, ये आवेश का वितरण एक समान है, इस रिंग पर एक समान रूप से आवेश इसके वलय के परिधि पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और आपको इसके केंद्र से x दूरी हमने मान लिया है, रिंग की त्रिज्या को हमने स्मॉल a माना है, तो आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो देखिए इसमें हम कूलाम का नियम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं है, यहाँ आवेश का वितरण एक रेखा पर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि A त्रिज्या के वलय की परिधि
की परिधि पर प्लस क्यू आवेश कह दिया, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो बस इसके केंद्र से वलय के केंद्र O से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करना है आपको, क्वेश्चन मार्क कर दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो देखिए कैसे इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखिए अब जरा इसको। तो सबसे पहले काम ये करना रहेगा आपको इसमें कि यहां पर हमने एक छोटा सा वही dl लंबाई का, जिस पर आवेश हमने dq मान लिया है, अभी ये dq आवेश है, तो इसके कारण हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर। अब ये A है, ये x है, चलिए इसको अभी फिलहाल हमने थीटा मान लिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √x² + a²। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने निकाल लिया, आधार है, लंब है, तो ये कर्ण हो जाएगा √x² + a²। अब इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो आप एक कूलाम का आवेश रख के देखिए तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो ये प्लस है, इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा हो जाएगी, क्योंकि छोटे आवेश के कारण है तो इसको हमने DE कह दिया है। इस आवेश का नाम, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने DE लिखा है। ध्यान दीजिएगा, DE इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा आवेश है DQ, इसकी लंबाई DL है लेकिन आवेश इस पर है DQ, तो DQ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE। ठीक है, अब आगे आपको काम ये करना होगा कि यहीं पर एक ये y अक्ष हमने खींच दिया है और D ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। आपको इस D के दो घटक कर लेने हैं, तो एक घटक इस दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा D cos थीटा, और एक इस दिशा में घटक हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा D sin थीटा। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं D sin थीटा। ऊर्ध्व घटक sin थीटा है और क्षैतिज घटक cos थीटा है। ठीक है, अब ये जो आपने DL यहाँ पे लिया है, DQ आवेश जिस पर है, इसी रिंग में किसी एक पॉइंट पे लिया है आपने, मान लिया हाईएस्ट पॉइंट पर है, रिंग को आपने रखा है तो ऊपर वाले बिंदु पर है, तो उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है कि किसी रिंग के व्यासतः अभिमुख। जैसे अगर ये रिंग है तो आपने यहां अगर एक DQ लिया था, तो इसकी इसी के अपोजिट डायमीटर, व्यास के अपोजिट नीचे अगर इधर हम DQ लेते हैं तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यानी इधर लेंगे DQ, तो व्यासतः अभिमुख उसको कहते हैं, व्यासतः अभिमुख या डायमेट्रिकली अपोजिट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट ये हमने यहाँ पर एक दूसरा फिर वैसा ही DL लेंथ का, इस पे भी आवेश वही DQ है, इसको भी मिला दीजिए बिंदु P पर। तो ये बिंदु P पर हमने इस प्रकार मिला दिया, तो आप देखिए बिंदु P पर जब मिलाओगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी थीटा हो जाएगा आपका। तो D का एक कंपोनेंट इस दिशा में हो जाएगा D cos थीटा, अगेन नीचे वाले का भी था और ऊपर वाले का भी हो जाएगा, और एक इस दिशा में हो जाएगा D sin थीटा। तो देखिए D sin थीटा और D sin थीटा ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जगहों से D जो है वो सेम होगा, अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। तो ये D sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, D sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन D cos थीटा इन दो लघु अवयवों के कारण D cos थीटा और D cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये D cos थीटा आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो अब रिंग पे कितने अवयव यहाँ पर होंगे इसका अंदाजा नहीं है हमें, तो इसलिए हम D cos थीटा चूंकि सब जुड़ते चले जा रहे हैं, तो हम पूरी रिंग के कारण किसी एक D cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी पूरा बंद समाकलन कर देंगे, यानी पूरी रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम D cos थीटा का बंद इंटीग्रल यानी बंद समाकलन कर देंगे, ताकि पूरी रिंग कवर हो जाए उससे। ठीक है, तो ये तो पूरा इसका चित्र था। तो यहाँ पर अब कुछ मैथमेटिकल पार्ट कर लिया जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वलय मतलब रिंग, तो वलय के DQ आवेश के कारण DQ आवेश के कारण पहले निकाल लेते हैं, आवेश के कारण बिंदु P अक्ष पर लिया हमने, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा,
डी की वैल्यू पहले बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि डी क्यू आवेश एक बिंदु आवेश की तरह है, तो 1/4πε0 आप इसे लिख सकते हैं dq/r²। r मतलब दूरी का स्क्वायर। अब दूरी क्या होगी देख लेते हैं। जैसे इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो अभी दूरी जो होगी वो एपी का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे एपी का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये बाकी अगर क्यू को आप आवेश को अगर आप लैम्डा के पदों में कहेंगे तो अभी बाद में हम लोग रखेंगे। अभी आप फिलहाल ये लिखिए 1/4πε0 dq रहने दीजिए, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एपी का स्क्वायर। एपी हो जाएगा x² + a²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आ गया DE। और इसकी दिशा भी आपने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस रिंग के किसी भी dq आवेश के कारण इस बिंदु P पर। ये D हमेशा परिमाण में हर जगह बराबर रहेगा पूरी रिंग में। रिंग एक्चुअली इस तल में है, ऐसे इस तल में आपकी रिंग है और ये इसका अक्ष है। तो यहां से ये दूरी आपकी √x² + a² है। तो वो पूरी रिंग में कहीं से भी आप पूरी रिंग की परिधि से आप उस P पॉइंट को मिलाओगे तो हर जगह √x² + a² की वैल्यू सेम रहेगी। तो वो नहीं बदलेगी, दूरी नहीं बदल रहा, आवेश नहीं बदल रहा, तो तीव्रता का परिमाण भी नहीं बदलेगा, दिशा बदलेगी। तो बस ये हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब आप वहां पे जो महत्वपूर्ण बात आपने समझी है वो ये थी कि डी के कंपोनेंट्स, डी का एक घटक जो डी साइन थीटा है वो आपस में सब कट जाते हैं, जबकि डी कॉस थीटा जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो वही बात अब यहां मेंशन कर ली जाए। यहां लिखेंगे डी, ये तीव्रता डी के दो सदिशों के दो घटकों कर लेंगे, दो घटकों कंपोनेंट्स आयताकार घटक होते हैं, घटकों में डी साइन थीटा, दो घटकों में डी साइन थीटा अन्य अवयवों के कारण, अन्य अवयवों के घटकों से, ये घटकों से निरस्त हो जाते हैं, ये निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जबकि डी कॉस थीटा एक ही दिशा में है, जबकि डी कॉस थीटा आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात कर लेंगे। E ये हमारे लिए यूजफुल है, E का ये फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 पे हमने दिया था। इसलिए अब आप निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E = ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। डी कॉस थीटा जितने भी हैं वो सब आपके जुड़ते चले जा रहे हैं, देखिए लिखा है, जबकि डी कॉस थीटा आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक डी कॉस थीटा करके हमने समाकलन कर दिया, तो ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। और अगर इस पे हमने ऐसे सर्किल मार दिया तो इसको हम बंद समाकलन कहते हैं। ये बंद समाकलन है। बंद समाकलन का मतलब है कि इस रिंग के एक जगह से स्टार्ट करें तो वापस एक राउंड लगा के आप वहीं पे जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, एक जगह से शुरू करते हैं तो घूमकर वापस वहां तक पहुंच जाते हैं। तो पूरी रिंग की बात की जाएगी इसमें। अब इसमें देखिए डी का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस थीटा का मान आप देखिए, यहाँ एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज देखिए POA, तो कॉस थीटा निकाल लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, राइट हैंडेड ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज POA में कॉस थीटा बता दीजिए। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है आपका OP और कर्ण है आपका AP। OP की वैल्यू देखिए x है और AP की वैल्यू √x² + a² है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस थीटा की, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको 3 कह लीजिए। तो इक्वेशन 1 में हमने डी कैलकुलेट किया था, इक्वेशन 3 में हमने कॉस थीटा निकाला। तो डी और कॉस थीटा इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं।
यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 में रख दीजिए तो ये आपका परिणामी तीव्रता हो जाएगी बंद इंटीग्रल डी की वैल्यू हमने लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 में 1/4πε0 डी क्यू, ये डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। इतनी वैल्यू आपकी डी की थी और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर हाफ कर लेंगे। अंडर रूट को हमने पावर हाफ कर लिया, ठीक है, समझ गए। ये ऊपर बिगाड़े इसको। चलिए बस बहुत नजदीक पहुंच गए हैं रिजल्ट के। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें कांस्टेंट है। एक्स हमने वलय के केंद्र से बिंदु P की दूरी ली थी एक्स पर, ये भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ इसमें कांस्टेंट है और ये भी नहीं बदलेगा। अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो वैल्यू है, तो सब कुछ कांस्टेंट है इसमें। देखिए केवल डी क्यू को छोड़ के, तो एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका 4πε0 या 1/4πε0, इसको कर लीजिए 1/4πε0 और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 और केवल ये बंद इंटीग्रल आपको डी क्यू मिल जाएगा यहाँ पे, डी क्यू। और डी क्यू का मतलब है छोटा सा एक अवयव का आवेश है और बंद इंटीग्रल डी क्यू का मतलब पूरी रिंग यानी पूरे वलय की परिधि पर कितना आवेश है। तो कुल आवेश हमने क्यू माना था, तो बस ये क्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/4πε0, ये फॉर्मूला आ गया QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली न्यूटन प्रति कूलम। इसको हमने फाइनल इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है। बस यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें Q कुल आवेश है, X वलय के केंद्र से अक्ष पर बिंदु P की दूरी है जहां तीव्रता आपको बतानी थी, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर सपोज कर लीजिए इसी को आपको लैम्डा के पदों में लिखना हो, अगर ये कहा जाता है कि रिंग की वलय पर एक समान आवेश वितरित है और उसका रेखीय घनत्व तो लैम्डा है, तो फिर रेखीय घनत्व के पदों में लिखना होता। तो देखिए कैसे करते हैं। रेखीय घनत्व तो हमने बताया था अभी आपको, रेखीय घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हमने बताया था Q अपॉन L, और L क्या हो जाएगा, अगर ये रिंग है इसकी रेडियस A है और इस पर टोटल आवेश Q वितरित है, पूरे पर आवेश का वितरण Q है, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी, अगर आप इस वलय की लंबाई निकालते हैं तो परिधि के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2πa। फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, तो L की जगह आप कर देंगे 2πa इन केस ऑफ रिंग वलय के केस में। तो अगर यहां से आप टोटल आवेश बताते हैं तो टोटल आवेश लैम्डा के पदों में हो जाएगा 2πa, ये Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πa। तो अगर इसी को इक्वेशन 4 में रख दीजिए आप, तो इक्वेशन 4 जो है आपको इस तरह लिख जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q की जगह हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πx A, लैम्डा इंटू 2πa और x भी है, आगे x कर लेंगे, अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो बस ये आंसर आ जाएगा। इसमें आप 2π से 4π कैंसिल कर सकते हो, 2 कर सकते हो इसे। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2ε0 और लैम्डा ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर आपको लैम्डा के टर्म में चाहिए तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ये भी सही आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों आपके आंसर हैं। आपको ये समझना है कि हमें किसके टर्म में कैलकुलेट करना है। अगर हमें लैम्डा के टर्म में चाहिए तो हमें इस तरह रिजल्ट निकालना होगा, अगर हमको कुल आवेश के पदों में चाहिए तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपका इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों ही इस क्वेश्चन के हमारे आंसर हैं। हो गया ये। चलिए इसके बाद इसमें 2 केसेस भी बनते हैं, उन 2 केसेस को भी देख लेते हैं। 2 स्थितियां कौन सी बनती हैं, ये इक्वेशन लिखा रहने देते हैं, इसी के आधार पर हम 2 केसेस भी दिखा देते हैं। 2 स्थितियां हैं
कि अगर आप वलय के केंद्र पे निकालते हैं, सपोज वलय मतलब रिंग, वलय के केंद्र पर, तो अगर आप केंद्र पर बताते हैं तो वहां x की वैल्यू 0 होगी, सेंटर एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो आप इसी में x की वैल्यू 0 रख देंगे तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 से अगर किसी भी एक समान आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो वलय के केंद्र पर ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपका यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इसका ये मतलब हुआ कि ये आपने a लिया था और ये डिस्टेंस आपने x लिया था, ये x बहुत बड़ा है स्मॉल a की तुलना में, यानी वलय की त्रिज्या जो है, रेडियस, वो बहुत कम है डिस्टेंस x की तुलना में, या आप ये कह लीजिए कि a जो है बहुत छोटा है x की तुलना में। तो अगर a बहुत छोटा है x स्क्वायर की तुलना में, x की तुलना में, तो a स्क्वायर जो है वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा x स्क्वायर से। तो फिर वही a स्क्वायर टेंडिंग टू 0 कर सकते हो आप। तो अगर इस इक्वेशन में हम x स्क्वायर टेंडिंग टू a स्क्वायर टेंडिंग टू 0 दिखा देंगे तो फॉर्मूला हमारा फिर बदल जाएगा। तब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा QX अपॉन, देखिए a स्क्वायर को आप 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब x क्यूब नीचे आ जाएगा, एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। तो फिर ये सेकंड केस हो जाएगा। तो ये जो केस है आपका सेकंड, वो ये हो जाएगा फिर। तो इसका ये मतलब हुआ कि यदि वलय की त्रिज्या अक्ष पर जो दूरी लिया है हमने x, उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। और आपको याद होगा ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी। तो अगर रिंग का साइज बहुत छोटा है, रिंग बहुत छोटी है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह होगी। समझ गए? एकदम क्लियर है ये? चलिए इसी तरह एक दूसरा भी केस देख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रफ कर दें इसे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ये इस प्रकार ले लिया जाए, सेकंड है कि ये एक हमने वायर ले लिया है, इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है, ये भी रेखीय वितरण ही है, इस पर आवेश का वितरण एक समान है, इस प्रकार अनंत लंबाई का कह सकते हैं। और आपको इसके कारण यहां पर x दूरी पर फिर ले लिया है यहां पर एक बिंदु P ले लिया है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है x दूरी पर, ये दूरी x ले लिया है। अब इसकी लंबाई आप निश्चित लंबाई भी कर सकते हैं, परिमित लंबाई का भी ये रेखीय आवेशित तार ले सकते हैं, या अपरिमित लंबाई का, परिमित मतलब इनफाइनाइट साइज और परिमित मतलब फाइनाइट साइज। तो आप चाहे तो फाइनाइट साइज का लीजिए या इनफाइनाइट का लीजिए। हमारे सिलेबस में अपरिमित इनफाइनाइट साइज का के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको हम एक अन्य विधि गॉस की प्रमेय जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम आपको उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना बताएंगे। लेकिन यहाँ कूलाम के नियम से देख लिया जाए कि उसे आप कैसे करोगे। तो क्या काम करना है, सबसे पहले आप ये हमने मान लिया कि ये सेंट्रल पॉइंट है, इस तार का ये केंद्र है, यहां पर हमने एक ये dy लंबाई का एक छोटा सा अवयव ले लिया है y दूरी पर। y इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ये ऑलरेडी ऊर्ध्वाधर है तार, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हमने y कर दिया है। तो y दूरी पर dy लंबाई का एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, लघु अवयव ले लिया है। तो इस लघु अवयव को यहां से इस पे मिला देते हैं। इस एंगल को हमने फिलहाल थीटा कह दिया है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बताएंगे कि क्या होगी। तो देख लीजिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे तो यहाँ पर वही एक कूलाम आवेश रखिए आप, प्लस एक कूलाम ये रख दिया। तो इस एक कूलाम आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो इस दिशा में होगा, तो ये DE हो जाएगा, DE की दिशा। ठीक है, ये थीटा आपने एंगल लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये दो कंपोनेंट इसके भी ले लीजिए, यहाँ पर ये आ गया DE cos थीटा, और एक और यहीं पे
ऐसे करके वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेंगे। ये कंपोनेंट हो गया आपका डी साइन थीटा। ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, डी साइन थीटा। ठीक है, ये एक स्मॉल एलिमेंट से हमने वैद्युत की तीव्रता निकाली, तो उसके हमने दो कंपोनेंट यहाँ पे ले लिए। अब आपको इतनी ही दूरी पर अगर यहां पर एक और एलिमेंट ले लिया जाए, सेम वाई डिस्टेंस पर इधर भी लेना है, तो अगर आप इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालते हैं इस पॉइंट पर, तो जैसा अभी पीछे आपके पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में था, तो इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हो जाएगी डी, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बिकॉज उतनी ही डिस्टेंस पर है, ये भी आपका वाई डिस्टेंस पर ही है सेम, और इसकी भी लंबाई जो है वो डी वाई है। वैसे ही सिमिलर उतनी ही दूरी पे लेना है आपको। तो अब आप इस डी का एक कंपोनेंट इस दिशा में लेंगे, तो फिर अगेन डी कॉस थीटा हो जाएगा इस दिशा में, और ये वाला जो कंपोनेंट इधर होगा वो डी साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसा अभी पिछले केस में हमने किया था कि डी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, यहाँ देखिए डी साइन थीटा ऊपर है, ये डी साइन थीटा नीचे है, तो फाक से डी की वैल्यू भी इस वाले एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट से यहाँ पर परिमाण में समान होगी, इसलिए डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन डी कॉस थीटा जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि वो सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ये एक लघु अवयव हमने लिया है, इस पर डी क्यू आवेश ले लेते हैं, या अगर आवेश का रेखीय घनत्व तो ये है, क्वेश्चन क्या है कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई कर दिया है इसको, अनंत लंबाई के रेखीय तार के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के रेखीय घनत्व चलिए कर दिया है, रेखीय घनत्व लैम्डा, रेखीय घनत्व हमने इसका लैम्डा ले लिया है, रेखीय घनत्व लैम्डा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स दूरी पर निकाल रहे हैं, हमारा मोटिव ये थी। कैसे करना रहेगा ये, आपको वही एक y दूरी पर आपने जो dy लिया है dq आवेश, तो पहले dq आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। पहले रेखीय घनत्व की बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे, तो रेखीय घनत्व हमने ये पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl कर सकते हैं। अब यहाँ dl के बजाय देखिए यहाँ जो dq आवेश है वो dy पर है, तो dy हो जाएगा, ये हो जाएगा, आवेश का वितरण y की लाइन में है। ठीक है, तो इसको अगर आप dq की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा इंटू dy हो जाएगी। चलिए अभी इसकी वैल्यू रखेंगे लैम्डा इंटू dy। तो पहले इस dq आवेश के कारण बता दीजिए, तो dq आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, एक हम तीव्रता भी निकाल रहे हैं किसी के कारण, तो हो जाएगा आपका 1/4πε0, और वही dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, यहां से कुछ भी ले लीजिए, चलिए इसको ये मान लिया है तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा, इसको वो मान लेते हैं, तो ये एपी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी माना हुआ है, इसको यहां लिख देता हूं पी, एपी का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाली ली जाएगी क्योंकि आवेश से इसी दूरी पर आपको बताना है, तो एपी का स्क्वायर कर लेते हैं। अब एपी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ये वाला, तो ये डिस्टेंस x है, ये वाली y है, तो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एपी स्क्वायर है तो हट जाएगा 1/4πε0 अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी आ गई, और डी की वैल्यू आप रख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से, तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी वाई। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया, ये समझ आया। देखिए हमने लैम्डा के टर्म में रख लिया है क्योंकि लैम्डा ही आपको यहाँ पे दिया है, एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व तो लैम्डा है, और उससे x दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो ये डी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, एक स्मॉल एलिमेंट से किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, इसमें आपको बताया कि डी साइन थीटा आपस में इधर उतनी ही दूरी पर अगर दूसरा अवयव है तो उसके डी साइन थीटा सब कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन डी कॉस थीटा इस पूरे आवेशित तार से जुड़ जाएंगे, डी कॉस थीटा सब एक ही डायरेक्शन में, तो उनको आपको टोटल करना पड़ेगा उनका सबका। तो यहां पर आप बताएंगे कि डी के घटकों में डी साइन थीटा
डी साइन थीटा निरस्त हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि डी कॉस थीटा जुड़ते जाते हैं, या ये जुड़ जाएंगे, जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आप बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, तो E इज इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी इंटीग्रेशन और वही डी कॉस थीटा। लेकिन इस बार अभी इंटीग्रेशन में हमने लिमिट नहीं लगाया है, अभी लिमिट थोड़ी देर बाद लगाते हैं। डी कॉस थीटा सब जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे, चलिए डी और कॉस थीटा की वैल्यू रख लें। जरा देखिए कॉस थीटा यहां से आप कैलकुलेट करेंगे इसी समकोण त्रिभुज से। कॉस थीटा चाहिए आपको, तो कॉस थीटा बता देंगे समकोण त्रिभुज, आधार बटे कर्ण, तो आधार x हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कह लीजिए, इसको 4 कह लीजिए। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 और 4 इन दोनों वैल्यूज को 3 में रख देना है, तो समीकरण 3 से रख दीजिए। तो E की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, इंटीग्रल, अभी लिमिट लगाते हैं आगे, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रल डी की वैल्यू हमने लिख रखी थी 1/4πε0, लैम्डा डीएल था, लैम्डा डीवाई था सॉरी, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था। ठीक है, और डी हो गया, इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में है तो इसकी पावर हाफ कर लेते हैं, तो नीचे 3/2 हो जाएगा। देखिए एक्स कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो आप, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी आप बाहर ले सकते हैं, तो 4πε0 और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगी। अब आप देख लीजिए y कहां से कहां तक गया है, ये y की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक है, देखिए यहां से लिमिट आप यहां भी लगा सकते हो, इसके आगे भी हम कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं तब लिमिट लगाते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो हमने मान लिया इसमें कि पुट, ये रख देते हैं इसमें, पुट y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5 कर लीजिए, 5 में पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। तो यहां से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy, x तो कांस्टेंट है, तो x तो एज इट इज रहेगा, tan थीटा भी वेरी कर रहा है, देखिए थीटा जो है आपका इस किनार नीचे से आएंगे तो थीटा का मान धीरे धीरे यहाँ मिडिल तक घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है, y का dy, x कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और जरा यहां से देख लेते हैं, यहाँ पे जरा इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, जब आप ये y इक्वल टू एक्स tan थीटा रखोगे तो रख दीजिए इसमें जरा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम रख रहे हैं y की जगह पे एक्स tan थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी पावर 3/2। इसमें से एक्स स्क्वायर आप बाहर लीजिए, लेकिन एक्स स्क्वायर बाहर होगा, पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा, पावर 3/2 है, तो 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, और फिर ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर फिर 2 कट जाएगा, यहाँ सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। बस यही दोनों वैल्यूज dy और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 5 में रख दीजिए, इक्वेशन 5 से, समीकरण 5 से रखिए जरा, तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा एक्स अपॉन 4πε0, इंटीग्रेशन है dy की वैल्यू हमने रख दिया है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो देखिए एक्स से एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक है। ये एक एक्स कट जाएगा नीचे, एक एक्स बचेगा, एक एक्स यहाँ भी है तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे एक एक्स बचेगा। और सेक क्यूब थीटा से सेक स्क्वायर थीटा भी, सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। एक सेक थीटा बचेगा, एक एक्स भी बचेगा। अब एक्स को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा है तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं लैम्डा अपॉन 4πε0 एक्स, ऐसे कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे। अगर अनंत लंबाई का हमने ये एक समान आवेशित तार लिया है तो अनंत लंबाई का मतलब है कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये कोण बढ़ा, थोड़ा और ये नीचे जाएगा अनंत लंबाई में तो ये और बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगा। और इसी तरह इधर भी आपका, इधर भी ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है आपका अनंत लंबाई का मतलब है कि यहाँ भी ये प्लस 90 डिग्री या प्लस π/2। तो अगर आप अनंत लंबाई का आवेशित तार ले रहे हैं तो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसकी लिमिट लगा सकते हो आप माइनस π/2 से प्लस π/2। बस अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस यही रिजल्ट हो जाएगा। तो ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4πε0 एक्स और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर माइनस π/2 से प्लस π/2। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 एक्स साइन π/2 पहले आएगा, साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4πε0 एक्स भी है, यहाँ 2 आएगा 2 लैम्डा अपॉन एक्स। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला आ गया। किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4πε0 2 लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने अनंत लंबाई कर दिया है तो अनंत लंबाई के लिए माइनस π/2 से प्लस π/2 किया है। अगर मान लिया जाए कि यही तार जो है कैपिटल एल लंबाई का है, कैपिटल एल लंबाई का है। अभी इसके पहले हम लोगों ने थीटा के पहले वाला जो इक्वेशन था उसको हमने y के टर्म में लिखा था। तो फिर आप उसको माइनस l/2 से प्लस l/2, क्योंकि ये सेंटर मान लीजिए टोटल लंबाई अगर तार की l है तो माइनस l/2 से आप प्लस l/2 तक इंटीग्रेट कर देते हो तो आप ये कह सकते हो कि L लंबाई के एक समान आवेशित तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका यूनिट होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये फॉर्मूला हम लोग एक बार पुनः गॉस की प्रमेय में पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय से इसी सूत्र को हम लोग बहुत ही आसानी से प्राप्त करेंगे। बहुत आसान विधि कहलाती है गॉस की प्रमेय। तो अनंत लंबाई के किसी एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम गॉस की प्रमेय से बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आगे आप पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल साथ साथ लगाते रहिए और अगली क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स और उसके बाद गॉस की प्रमेय इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।